हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पे। तो आप लोग का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, आप लोग का एडमिट कार्ड जल्द ही आने वाले हैं। तो हम लोग के चैनल के द्वारा आप लोग जानते हैं हुंकार से 2.0 स्टार्ट किया गया बेहतरीन रूप से, जिसका आगाज हो चुका है। हर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट का क्लास डेली बेसिस पे हो रहा है। जिस प्रकार से मेरा भी फिजिक्स सब्जेक्ट आज आपने देखा होगा पार्ट 1 आया, जबरदस्त लेवल में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया। तो आप लोग भर के कमेंट किया कीजिए और जितना हो सके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आज हम लोग अपने फिजिक्स का पार्ट 2 सेशन देखेंगे और जबरदस्त लेवल पे क्वेश्चन को डील करेंगे बेहतरीन रूप से। जो भी आपका पीवाईक्यू है, इस जो ये आज का जो सीरीज है उसमें सारे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, मिक्स प्रैक्टिस होगा। जो भी आपके पीवाईक्यू एग्जाम में आए हैं, एलयू हो या डीडीयू हो या सीयूटी हो या महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय हो, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन यही हुंकार सीरीज से ही आपके एग्जाम में आएंगे, डिटो फिजिक्स में, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारा मैं कमेंट मिल रहा है कि सर क्वेश्चन बहुत ईजी, तो इजी और हार्ड पे मत जाइए। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्योरली फोकस ऑन योर एग्जाम ओरिएंटेशन, ओके। जैसे जैसे पार्ट बढ़ेगा लेवल आएगा, क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज होगा। जैसे आज पार्ट 2 है तो कुछ क्वेश्चन का लेवल आज कुछ और इंक्रीज होगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल डेडिकेशन वे में आपके लिए वर्क कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि हम लोग आए बस उठ कर आए और क्वेश्चन रख दिए। इसके लिए हम लोग 2 से 3 घंटा बैठते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि करंट बेसिस पर क्या क्वेश्चन क्या चल रहा है लेवल, उसको पूरा फोकस करके क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाता हूँ। तो आज का सीरीज भी जबरदस्त लेवल पे देखिए। कमेंट बिल्कुल कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, कमेंट भर के कीजिए और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, उसका बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो कि आइए आप सीरीज को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फास्ट मोड में चलेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा और आपके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है मेरे सोल्जर्स, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे अपना फोकस कीजिए। हम लोग सिर्फ खड़े हैं आपके लिए, आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि आपका बढ़िया ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए और आप एक रैंक होल्डर्स बन जाए, ठीक है। बस हमारी एक ही विश है, डिजायर है, ओके सोल्जर्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इस सेशन को। एक बार कमेंट कर दीजिए कि सारा चीज क्लियर है कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं जबरदस्त में। एक बार कमेंट कीजिए हाउस द जोश, हाई सर एक बार कमेंट कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं जबरदस्त लेवल पे। जी हाँ, एक और डाउट था कि बच्चे लोग बोले कि सर हिंदी में बताइए, तो मैं हिंदी में बताता हूं, पर आज मैं कुछ ज्यादा हिंदी में बताऊंगा। आज क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाइलिंगुअल में एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, वही मैं टारगेट बेसिस पे मैं आपके लिए आता हूं उस क्लास में, ठीक है। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं सीबीएसई के लिए इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी मीडियम आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, फास्ट मोड में चलेंगे, डट पर समझते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट को अपना रिकॉल करते हुए चलेंगे जबरदस्त आगाज के साथ। द टोटल चार्ज induced in a conducting loop, the total charge induced in a conducting loop when it move in magnetic field, depend on, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरित से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। पहला ऑप्शन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का हिंदी चुंबकीय फ्लक्स। मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ूंगा, चिंता मत कीजिए, हिंदी मीडियम वाले बने रहिए क्लास में, पेन कॉपी लेकर आंसर कमेंट किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स only, third option the total change in magnetic flux, आप लोग बोले थे सर आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं, इसलिए मैंने आज फैन भी ऑफ कर दिया। गर्मी में पढ़ाऊं, बट आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, गर्मी धूप किसी से मुझे चिंता नहीं, बट आप लोगों को एक सक्सेस, आप लोगों का एक ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए। अब आप लोग का आवाज बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा फैन गर्मी में भी ऑफ कर दिया आप लोग के लिए। बस एक कमेंट और एक लाइक मुझे चाहिए फटाफट। द टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फोर्थ ऑप्शन आपका है फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। क्या बोल रहा है,
द टोटल चार्ज इंड्यूस इन कंडक्टिंग लूप में रिमूव इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन। ओके, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनिए, बोल रहा है किसी चालक लूप में किसी चालक लूप को, कंडक्टिंग लूप मतलब किसी चालक लूप को जब चुंबकीय फील्ड में किसी चालक लूप को जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो इसमें प्रेरित आवेश जो इसमें चार्ज इंड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के दर में जो परिवर्तन हो रहा है उस पे, या सेकेंड उसके प्रारंभिक मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज में, या थर्ड कुल परिवर्तन मैग्नेटिक फ्लक्स, या फोर्थ ऑप्शन अंतिम मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। मतलब जब चालक लूप को चुंबकीय क्षेत्र में जब चालक लूप को चुंबकीय क्षेत्र में जब गति कराया जाता है, मतलब कोई भी जब कंडक्टिंग लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रोटेट करवाया जाता है, तो हमने पढ़ा था ईएमआई में कि जब किसी भी कंडक्टिंग लूप को या मैग्नेटिक फील्ड को जब कंडक्टिंग लूप में लाया जाता है तो उसके अंदर एक चार्ज इंड्यूस होता है। उस कंडक्टिंग लूप में एक आवेश जो है बेसिकली एक चार्ज उसमें प्रेरित होता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है? मैंने फॉर्मूला बताया था, चार्ज इक्वल टू N/R d∅m/dt। क्या ये आपको फॉर्मूला याद है कि जितना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज होगा उतना ही उस कंडक्टिंग लूप में चार्ज भी मेरे भाई इंड्यूस होगा। N नंबर ऑफ टर्न्स, R रेजिस्टेंस, ये न्यूमेरिकल में याद आएगा मेरे भाई, फॉर्मूला याद रखना, d∅m/dt। तो रेट ऑफ चेंज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के दर के चेंज में नहीं, उसके प्रारंभिक मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज में नहीं, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d∅m, टोटल कुल मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना चेंज हो रहा है उसी के वजह से उसमें कंडक्टिंग लूप में उतना ही अमाउंट में चार्ज इंड्यूस होगा। तो थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन, ना कि अंतिम मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, मतलब ना अंतिम ना प्रारंभिक, टोटल चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। तो आइए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव की जाए फास्ट मोड में। एक बार कमेंट किया जाए कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग बेहतरीन रूप से अपना सेशन को स्टार्ट किए हैं उनका सीरीज 2.0। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्या विजिबल है कि नहीं, एक बार कमेंट करें। हिंदी मीडियम वाले आप लोगों के लिए कोई किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? किस पदार्थ का, ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, किस पदार्थ का निग्राहिता सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन स्टील, सॉफ्ट आयरन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका ब्रास, फोर्थ ऑप्शन जिंक। एक बार कमेंट कीजिए क्लियर है कि नहीं, मैं एक बार देख भी लेता हूं। जी हाँ, क्या मैग्नेटिज्म में मैं आपको एक हिस्टेरिसिस कर बताया था कि नहीं? क्या आपको ये ग्राफ याद है? क्या ये आपको ग्राफ याद है कि नहीं, एक बार कमेंट करें। हिस्टेरिसिस का जो रिलेशन बताता है चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और H के बारे में जो रिलेशन बताता है उसी को बोलते थे हिस्टेरिसिस का। निग्राहिता क्या है जानते हैं कि नहीं? निग्राहिता आप जानते हैं कि नहीं? ये जो एरिया होता है, निग्राहिता मतलब जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। मतलब जब किसी भी मैग्नेट को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो शुरू में उसका मान बहुत ज्यादा होता है, पॉइंट बी ए से जब जा रहा है बी पर गया, फिर सी, फिर डी, जैसे जैसे वो अब ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है उसका वैल्यू में डिक्रीमेंट आने लगा और डी पे चुंबकन क्षेत्र का वैल्यू 0 हो गया, उसी को बोलते हैं निग्राहिता, ये जो रीजन है।
और एक होता है आपका धारणशीलता। धारणशीलता जिसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं धारणशीलता को? रिटेनिटिविटी। धारणशीलता को बोलते हैं रिटेनिटिविटी। उसको बोलते हैं अवशेष चुंबकीय क्षेत्र। मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड जब है तब तो उसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, बट जैसे ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस निकाल दे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का उसका इन्फ्लुएंस निकाल दे कोई मैग्नेट में, तब भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस रहता है, उसी को बोलते हैं धारणशीलता। तो यहाँ पे आपका निग्राहिता सबसे ज्यादा आपका होता है स्टील का। स्टील का सबसे ज्यादा आपका निग्राहिता होता है, इसको याद रखिएगा। और कोई पूछे धारणशीलता किसके सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सॉफ्ट आयरन का। तो क्या समझ में आया कि नहीं? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करेंगे। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेहतरीन लेवल का। हम लोग हिंदी में भी, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में नहीं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, बट आप लोग के लिए मैं बाइलिंगुअल में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन, एक लाइक और कमेंट मुझे बिल्कुल चाहिए इस वीडियो के एंड में, ठीक है, सारे स्टूडेंट से। थर्ड क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको एक्सएम बोलते हैं इंग्लिश में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सीबीएसई वाले। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब किसी मटेरियल के मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, का मान 9 है। तो आवेशिक पारगम्यता का मान क्या होगा? मतलब म्यू आर का वैल्यू पूछ रहा है। सीबीएसई ध्यान दीजिए, किसी मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो बताइए उसका रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, आवेशिक पारगम्यता का वैल्यू क्या होगा? पहला ऑप्शन 10, सेकेंड 0.9, थर्ड 8, फोर्थ 1। क्या मैं आपको जब मैग्नेटिज्म पढ़ाया था तो रिलेशन नहीं बताया था? म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस साइन काइन एम। ये आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कितना मैग्नेट को, जब वो कोई जो मैग्नेट है जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो अपने आप को कितना मैग्नेटाइज करता है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ये होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। मैंने सारा चीज डिस्कस किया था, रिलेटिव परमेबिलिटी, इसका ये रिलेशन होता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम। ये बेसिकली रिलेट करता है किसका वैल्यू ज्यादा होगा। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा तो उसका वैल्यू कम होगा, वो ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा। कोई फेरोमैग्नेटिक जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो वो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगे। तो ये रिलेशन याद रखिएगा। बेसिकली काइएम का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस 9 इक्वल टू 10। 10 इज योर करेक्ट ऑप्शन, 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। एक बार कमेंट हो जाए, समझ में आया कि नहीं? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करें। जबरदस्त टेबल पे स्टेशन हम लोग का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि एम चुंबकीय आहून के एक क्षर चुंबक को तीव्रता b के समान चुंबकीय क्षेत्र में
मैं आप लोग से पहली बार हिंदी में क्या है क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो इस आप लोग के लिए बस इतना डेडिकेशन मेहनत हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। सीबीएसई वाले में आपके लिए भी क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा, चिंता मत कीजिए। पहला ऑप्शन है mv1 माइनस साइन थीटा, ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इजी हो या हार्ड हो, सारे आपके पीवाईक्यूज हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। mv cos थीटा, फोर्थ ऑप्शन mv1 माइनस cos थीटा। देखिए पहले बिहार वाले उस हिंदी में मीडियम वाले देखिए क्वेश्चन ऊपर ये बोला है, यदि एम चुंबकीय आघूर्ण के क्षण चुंबक को तीव्रता b के समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाए तो फिर चुंबक को जब थीटा एंगल से घुमाने में किया गया था। सीबीएसई वाले ध्यान दीजिए, एक आपका फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, ओके, एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका इंटेंसिटी दिया हुआ है B, जब एक फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट को जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका इंटेंसिटी B है उसको जब लटका दिया जाता है, मतलब बेसिकली कोई एक छड़ है, कोई वैसे लॉन्ग रॉड है जिसका जो बेसिकली एक बार मैग्नेट टाइप का है, जब उसको एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको लटका दिया जा रहा है और फिर उसको जब थीटा एंगल, सपोज कि यही आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए फिगर पहले क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं एक बार देख लूं। देखिए जब इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर यहाँ बनाता हूँ आप लोगों को क्लियर हो, जब यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोई कोई लंबा छड़ है जिसका चुंबकीय आघूर्ण मतलब मेरे भाई मैग्नेटिक मोमेंट, जो एम जिसको डिनोट करते हैं, जब उसको जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिया जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, फिर उसके बाद बोल रहा है जब उसको थीटा एंगल से घुमा रहे हैं, तो कितना वर्क करते हैं। तो मैंने वर्क का फॉर्मूला बताया था, वर्क इज इक्वल टू mv1 माइनस cos थीटा, है कि नहीं। उसका इनिशियल कितना एंगल है, घुमाने के बाद कितना हमने वर्क किया है, ओके, आफ्टर रोटेटिंग। तो फोर्थ का आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। बिहार बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम, सीबीएसई सारे खुश हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं तो एक बार कमेंट हो जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं एक्सप्लेनेशन मेरा। मैं चूंकि और एक्सप्लेन करता बात है कि क्वेश्चन सीरीज है, तो मैं ये मान के चला सारे आप लोगों ने मेरा कॉन्सेप्ट देखा है, तो हम लोग ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे क्योंकि एग्जाम तक टाइम काफ़ी अब कम है, ठीक है। जितना हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय, मैं इसको इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, ऑक्सीलेटिंग, हिंदी मीडियम वाला चिंता मत करिए, मैं हिंदी में पढ़ दूंगा। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ एन EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओरिएंटेड अलोंग। एक बार क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बढ़िया से समझा दूंगा दोनों मीडियम वाले बच्चों को। पहला ऑप्शन है द सेम डायरेक्शन but different in phase by 90 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन आपका है सेम डायरेक्शन but and are in phase। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन and are in phase
फोर्थ ऑप्शन आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड डिफर इन फेज बाय 90 डिग्री। तो सीबीएसई में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, तो मैं हिंदी मीडियम वालों को समझा देता हूँ, ठीक है। आप इसका कमेंट भी कीजिए इसका आंसर। देखिए समझिए, बोल रहा है कि इसका हिंदी में देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंग के कंपन विद्युत एवं चुंबकीय सदिश निर्देशित होते हैं। मतलब आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के चेंज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। ये आपने ग्राफ देखा होगा, यहाँ पे देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ये आपका जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोज ये डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अलोंग जेड एक्सिस। ऐसा आपने पढ़ा होगा बेसिकली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लंबवत दिशा में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेकर, आपने जाना है। तो बोल रहा है, तो हिंदी मीडियम में यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के कंपन विद्युत एवं चुंबकीय सदिश निर्देशित होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली जो कंपन, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपन की वजह से जब जो उसमें प्रोडक्शन होते हैं, उनमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। तो पहला सेम डायरेक्शन बट डिफर इन फेज। फेज मतलब मेरे भाई कला। तो यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हुए, मतलब इनका कला सेम है, तो डिफर तो होगा नहीं। तो इसका आंसर थर्ड होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं और वो भी एक कला में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और ये आपका पीवाईक्यूज है। तो 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जबरदस्त लेवल पे। तो एक बार कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा है कि नहीं फिजिक्स में। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बेफिक्र रहिए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से आएंगे, इसी से पूरा आपके एलयू हो या डीडीयू हो या एमजी के वीपी हो, उसी तरह की यूनिवर्सिटी हो, पूरा मैं हर लेवल का क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए रेडी करके ला रहा हूँ। तो एक बार कमेंट हो जाए, एक बार लाइक हो जाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड at distance are from long wire को carrying current, from long wire carrying current I is 0.4 Tesla. Okay, the magnetic field at distance 2r is what? क्लियर वॉइस है कि नहीं, एक बार कमेंट हो जाए। आप लोगों के लिए गर्मी में फुल वे डेडिकेशन में भी मेहनत कर रहा हूँ। एक मेरे भाई कमेंट में हाउ द जोश का एक बार रिप्लाई हो जाए कमेंट बॉक्स में। 0.8 टेस्ला, थर्ड ऑप्शन 0.1 टेस्ला, फोर्थ ऑप्शन 1.6 टेस्ला। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि जब किसी भी एक लॉन्ग वायर, मतलब एक लंबा तार मान के चलिए, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और फिर उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रखा गया है तो उसमें करंट फ्लो होगा, करंट आई, और किसी दूरी पे जब रखा गया है तो उसमें कितना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है 0.4 टेस्ला। मतलब किसी भी जब लंबा छड़ को, वायर मतलब तार मानिए, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है किसी दूरी r पर, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 टेस्ला। फिर बोल रहा है कि जब इसी लॉन्ग वायर को जब 2r के डिस्टेंस पर रखा जाए तो उसमें उसका मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, इससे कम होगा या ज्यादा होगा। मैं आपको एक रिलेशन बताया था लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड का, B = μ0I/2r है कि नहीं। वेयर μ0 क्या है, परमेबिलिटी, μ0 = 4π × 10⁻⁷।
ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ही ज्यादा दूरी पर रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। तो ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई जो है करंट वो भी सेम दिया हुआ है 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब बी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का। तो यहाँ पे r 2r हुआ है, मतलब b का वैल्यू 1/2 से डिक्रीज होगा। पहले 0.4 टेस्ला है, इसको डिवाइड कीजिए 2 से, तो 0.2 टेस्ला इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल जबरदस्त आगाज के साथ क्वेश्चन नंबर 7। एक बार कमेंट हो जाए, फास्ट मोड में हम लोग का क्लास चल रहा है, आप लोग का सपोर्ट आप लोग डिजिटल बुक जल्द ही लेंगे तो और बेहतरीन रूप से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे सेमेस्टर एग्जाम में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखिएगा, लेजर लाइट आर यूज laser light are used to measure long distance because communication chapter का आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, because they are monochromatic, second option coherent, they are coherent source, थर्ड ऑप्शन आपका है they are highly polarized, अब फोर्थ ऑप्शन आपका है हाईली डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेजर लाइट आप जानते होंगे, लेजर लाइट जो कि लंबा दूरी तय करने के लिए हम लेजर लाइट का यूज करते हैं। तो वो क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे आर मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसमें सिंगल कलर का ही बना हुआ है, वैसा मतलब मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब वैसा लाइट का सोर्स जो कि कंस्टिट्यूएंट हो सिंगल कलर के वेवलेंथ का। ओके जी नहीं, दे आर कोहेरेंट मतलब बेसिकली होता है एक लाइट का ही प्रॉपर्टी होता है, आपने पढ़ा होगा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो बेसिकली कोहेरेंट में ये नहीं होता है। हाईली पोलराइज मतलब ध्रुवन करना, ध्रुवित का प्रॉपर्टी, तो जी नहीं, पोलराइज भी नहीं होता है। दे आर हाईली डिग्री ऑफ पैरेललिज्म मतलब अत्यधिक समांतर दूरी तक वो लाइट को पैरेलल बीम को प्रोड्यूस करता है, मतलब उसमें पैरेललिज्म का प्रॉपर्टी होता है हाई डिग्री ऑफ, ना कि पोलराइजेशन की, ना कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। हाँ, बहुत लड़के कमेंट करेंगे सर कोहेरेंट को थोड़ा बताइए। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बेसिकली वैसे होते हैं जिसमें लाइट का हर प्रॉपर्टीज हो, मतलब उसमें लाइट में पोलराइजेशन भी हो, उसमें लाइट का इंटरफेरेंस भी हो। इंटरफेरेंस मतलब जो बेसिकली जब दो तरंगे आपस में मिलेंगे तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते हैं, डिस्ट्रक्टिव मतलब लाइट के हर वेव प्रॉपर्टी इस कोहेरेंस के सोर्स में हो। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग इन करते हैं, कल हम लोग और आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें, और नए बच्चे हैं तो चैनल में बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेट और जेन्युइन यहाँ पे दिया जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।